हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपकी हिस्ट्री पूछी जाती है तो वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग कुछ नए साम्राज्य और उनके राज्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रशस्ति क्या होती है। प्रशस्ति एक विशेष किस्म का अभिलेख होता है। अभिलेख मतलब कि जो पे धातु या फिर शिला पे लिखा गया होता है, ठीक है। ऐसे हम लोग प्रशस्ति कहते हैं। ये संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा, ठीक है। प्रशस्तियां हैं वो उपद्वीप महाद्वीप में भी लिखी जाती थी। इसका प्रचलन पहले से ही था, लेकिन जब आपका सातवाहन वंश आ गया जिसके प्रमुख राजा सातकर्णी थे, जो कि गौतमी के पुत्र थे, उस टाइम पीरियड से जो प्रशस्तियां थी वो बहुत ज्यादा प्रचलित थी और गुप्त काल में तो इनका महत्व और ज्यादा ही भी बढ़ गया, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। फिर उसके बाद समुद्रगुप्त आया। समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त का पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। अच्छा, समुद्रगुप्त के बारे में पूरी डिटेल हमें कहाँ से मिलती है? तो इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर एक अभिलेख खुदा था, उसी के बारे में, या अभिलेख पे बहुत बड़े बड़े अक्षरों में इनके बारे में पूरी डिटेल लिखी थी। समुद्रगुप्त का एक आप कभी कह लीजिए मंत्री था हरिशेन, ठीक है, और इसने एक काव्य की रचना भी की थी, ठीक। अब ये तो बात प्रशस्तियों की होगी। अच्छा, प्रशस्ति में अगर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की बात की जाए तो ये बहुत योद्धा था, बहुत ज़्यादा विद्वान था, उत्कृष्ट कवि था, और उस टाइम पीरियड के लोग जो थे वो समुद्रगुप्त को ईश्वर के बराबर बताते थे। इसीलिए भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो समुद्रगुप्त थे, ठीक है, मतलब लोग बता रहे हैं कि इसका शरीर जो था वो कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तालाबों, लोहे की गदाओं, नुकीली तीरों, अन्य सैकड़ों हाथियों से लगे घाव दाग से भरे होने के कारण इतना ज्यादा सुंदर दिखता कि जिसकी मतलब प्रशंसा ही इंसान करते ही रहे, ठीक है। तो ये किसके बारे में बात हो रही थी? समुद्रगुप्त की। अब देखिए यहाँ पे आपको दो सिक्के दिखेंगे, ठीक। हमें पता चल गया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि सोने के सिक्के का प्रचलन शुरू हो गया। अब आप देखिए सोने के सिक्के हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक कोई राजा दिख रहा होगा जिसके हाथ में वीणा है। क्वेश्चन सीरियस में और वनडे एग्जाम जितने उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीणा बजाने वाले उस राजा का या उस सम्राट का नाम बताइए, ठीक है, जिसका सिक्कों पर अंकन किया गया है। तो वो कौन है? समुद्रगुप्त है। मतलब वीणा बजाने वाली राजा जिसके सिक्कों पर, मतलब उसकी वीणा बजाते हुए जो मुद्रा है उसको मुद्रित किया गया है सिक्कों पे, तो वो आपका समुद्रगुप्त है, ठीक। इसके अलावा बात करें, समुद्रगुप्त इतना ज़्यादा मतलब प्रतापी, इतना ज़्यादा समृद्धशाली राजा था कि उसने आर्यावर्त को भी जीत लिया था, दक्षिणापर्त को भी जीत लिया था। इसके अलावा उसने मतलब अपने जो तटीय इलाके थे, जो कोस्टल एरिया हो गए, असम, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गढ़, उन सबको भी इसने जीत लिया था, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमें पता था ना कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कनिष्क के बाद इतना कोई राजा मतलब उतना प्रतापी नहीं हुआ, तो समुद्रगुप्त ने उसका फायदा उठाया और उसने कुषाण और शको दोनों पर ही विजय प्राप्त कर लिया। और क्या किया था इन्होंने? उनकी पुत्रियों से विवाह भी किया था। यहाँ पे देखिए आपको एक ग्राफ दिखेगा, ये अपने इंडिया का ग्राफ है। इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले ये जो ग्रीन कलर से लाइन दी गई है ना आपको, ये बेसिकली यहाँ पे जो आपका बताया गया है ना, ग्रीन कलर की लाइन है आर्यावर्त वाली, ठीक। और ये जो आपका रेड वाले डॉटेड एरिया है, ये दक्षिणापर्त पे भी इसने अपना अधिकार जमा लिया था। जो आपको बैगनी वाली रेखा दिख रही है, ठीक, उस पे उसने जो भी कोस्टल एरिया थे, असम, बंगाल, नेपाल, इस पे इसने अपना उत्तराधिकारी प्राप्त कर लिया था। और ये जो आपको नीली लाइन है, यहाँ पे कुषाण और शको का साम्राज्य था, उस पर भी समुद्रगुप्त ने अपनी विजय प्राप्त कर ली थी। और बाद में इन्हीं की बेटियों से समुद्रगुप्त ने विवाह किया था, ठीक। ये तो बेसिकली इनके बात हो गई। क्वेश्चन आता है विक्रम संवत कब से शुरू होता है? तो 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत शुरू होता है। विक्रम संवत जो है वो बेसिकली शुरू किसने किया था? तो राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जो कि समुद्रगुप्त का बेटा था। क्यों मतलब इसने शुरू किया था? क्योंकि मतलब बताया जाता है कि इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त कर ली थी और इसी को विजय के प्रतीक के रूप में संवत की स्थापना की गई थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि समुद्रगुप्त का बेटा था, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक। ये क्वेश्चन है जो कि आपके पूछे जाते हैं, ठीक। इसके अलावा बात करते हैं अब हर्षवर्धन की। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो वाणभट्ट ने की थी। वाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, ठीक है। हर्षवर्धन जो था वो बहुत ज़्यादा ही दानवीर था और गुप्त वंश के शासकों के बारे में जितनी भी आपको जानकारी मिली है, जिसमें आपके समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, या फिर अगर मैं हर्षवर्धन की बात करूँ तो ये सब जो अभिलेख और सिक्कों से ही पता चला है, ठीक है, या फिर उनकी जीवनी से पता चला है। लेकिन हर्षवर्धन के बारे में हमें जो जानकारी मिली है वो उनकी जीवनी से मिली है, जिसको वाणभट्ट ने चरित्र में वर्णन किया है, ठीक है। 1400 साल पहले हर्षवर्धन का जो शासन था वो बहुत मतलब तेजी से बड़ा विकास हुआ और इसी के टाइम पीरियड में एक चीनी यात्री श्वेन त्सांग आया था, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, जिसकी 50 पनडुब्बियां जो है पानी में डूब गई थी और बाकी पनडुब्बियों को उसने किसी तरह वापस चीन में ले गया, जिसमें उसने भारत का पूरा वर्णन किया कि वहाँ के शासन जो या फिर वहाँ का राजा जो था वो कैसे शासन करता था, वहाँ के लोग कैसे थे, उनकी कुछ दयनीय स्थिति के बारे में किया, सेनाओं के बारे में किया, सैनिकों के बारे में किया, मठों के बारे में किया, ये सब उन्हीं के बारे में किया। ये तो ये किसके टाइम पीरियड में था? हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में भी श्वेन तांग्स था, ठीक है।
इसके अलावा आपका क्वेश्चन आता है कि हर्ष ने जब मतलब इतना प्रतापी था, इतना दानवीर था, तो उसने क्या किया, इसने कन्नौज को भी अपने अधिकार में ले लिया और पूरे पूरे बंगाल पे आक्रमण कर लिया और कन्नौज और बंगाल दोनों को ही हर्षवर्धन ने जीत लिया था। जब इन्होंने बंगाल को जीता तो इनका कोशिश हुई कि ये और आगे बढ़े, और जब ये नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर आगे बढ़े तभी इनकी लड़ाई पुलकेशिन द्वितीय से हुई थी। और पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का सम्राट था, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी जो सम्राट था वो पुलकेशिन द्वितीय था, जिससे ये हार गया और फिर कुछ टाइम बाद इनकी डेथ हो गई। अच्छा, पुलकेशिन द्वितीय जो था वो चालुक्य नरेश का था, ठीक। इसी टाइम दो अन्य जो साम्राज्य थे उनका विकास बहुत तेजी से हो रहा था, एक चालुक्य वंश का और एक पल्लव वंश का। चालुक्य वंश और पल्लव वंश बिल्कुल आप समझ लीजिए मतलब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी टाइप के थे, ठीक है, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं पाते थे। हमेशा ये दोनों कोशिश करते थे कि एक दूसरे की राजधानी पर आक्रमण करके उसको हथिया लिया जाए, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे की राजधानी पर आक्रमण करके उसको अधियाना चाहते थे, लेकिन चूंकि चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था तो इससे ये लोग हार गए थे, पल्लव लोग, और बाद में ये लोग मतलब चले गए थे छोड़ के। फिर धीरे धीरे चालुक्य वंश बहुत तेजी से प्रगति की। अगर मैं बात करूं तो पूरा पल्लव वंश जो है आपका कहाँ तक फैला था, पूरी आपकी कावेरी नदी तक। कावेरी नदी कहाँ बहती है, आपकी कावेरी नदी जो है कर्नाटक और कर्नाटक से होकर तमिलनाडु में बहती है, तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु वाला एरिया पूरा पल्लवों का था। और चालुक्य वंश की बात करें तो ये बेसिकली आपका कृष्णा और तुंगभद्रा नदी तक बहती है, जो कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना से होते हुए आपकी कहाँ जाती है, वापस कर्नाटक जाती है। तो ये पूरा एरिया चालुक्यों का था, ठीक है। राजधानी के लिए हमेशा ही ये लोग लड़ते रहते थे। अच्छा, चालुक्यों की जो राजधानी थी वो ऐहोल थी और ये बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था चालुक्य का, ठीक है। इसके अलावा ये चालुक्य में धीरे धीरे धार्मिक केंद्र भी बनने लगे, बहुत सारे मंदिर वगैरह बने, ठीक है। फिर बाद में जो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था, ठीक है, इसका एक दरबारी कवि था रविकीर्ति, जिसने इसकी प्रशस्ति के बारे में पूरा ही वर्णन किया, इनके पीढ़ियों के बारे में, इनके है ना, इनके राज्य के बारे में, इनके चाचा वगैरह इन सब के बारे में पूरा डिटेल में बताया है। फिर बता रहे हैं कि पुलकेशिन द्वितीय ने वापस पल्लव राजा के ऊपर आक्रमण किया था और जब दोनों में बहुत भीषण लड़ाई हुई थी, फिर बाद में जो पल्लव था वो थोड़ा सा दुर्बल हो गए और ये वापस मतलब चले गए, भाग गए, ठीक। फिर जो चालुक्य था वंश, उसका पूरा साम्राज्य पूरा अच्छे से फैल गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु, उसके बाद और भी कई प्रतापी राजा है, फिर धीरे धीरे ये वंश कमज़ोर हो गया। बाद में इस पे हावी कौन हो गया था, राष्ट्रकूट और चोल वंश हो गए थे। तो पल्लव और चालुक्य दोनों का ही समापन हुआ, किसने किया था, राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने किया, ठीक। अगर हम बात करें उस टाइम पीरियड की, तो उस टाइम में भी टैक्स वगैरह जैसे पहले राजा लोग रहते थे वैसे ये भी सम्राट वगैरह लेते थे। प्राथमिक इकाई इनकी गांव होती थी। फिर इन्होंने धीरे धीरे अच्छे इस टाइम पीरियड में भी ये लोग सेना शक्ति पे बल देते थे, सैन्य शक्ति पे खर्च करते थे, सेनापति ये सब रखते थे, ठीक। प्रशासकीय पद वगैरह सब कुछ होते थे। जैसे एक प्रकार की सेना डेवलप की जाती थी, भूमि दान वो सब कुछ यहाँ पे भी होता था। घोड़ों की देखभाल होती थी, घोड़ों को पाला जाता था, हथियार जुटाए जाते थे युद्ध के लिए, ठीक है। कुछ शासक दुर्बल होते थे तो वो जो प्रतापी राजा होते थे उनका सामना नहीं कर पाते थे, ठीक। अगर हम पल्लवों की बात करें तो पल्लवों के बारे में हमें पूरी जानकारी उनके अभिलेख से मिली है। अच्छा, पल्लवों में सबसे पहले टाइम टू टाइम क्या होता था, एक सभा घटित होती, जो सभा घटित होती थी और जो सभा का सभापति होता था उसे भूस्वामी कहा जाता था। इसके अलावा पल्लवों के टाइम पीरियड में उपसमितियाँ भी बनाई जाती। उपसमितियों का क्या काम होता था, सिंचाई की देखरेख करते थे, खेती बाड़ी हो गया, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिर, इन सब की देखरेख का काम करते थे। ये पूरा जो उपसमिति और सभा कहाँ पे थी, कहाँ पे मतलब इस सब का विकास होता था, तो पल्लवों में होता था, ठीक। अच्छा, उस टाइम एक नगरम करके एक व्यवस्था चली थी। नगरम जो था वो बेसिकली रिलेट करता था व्यापारियों के एक संगठन से, ठीक है। और जो उस टाइम के व्यापारी होते थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते थे और बेसिकली ये क्या करते थे, अपने से जो कम तबादले के निर्धन वर्ग के लोग होते थे इन पे अपना नियंत्रण रखते थे, ठीक। अच्छा, इसी टाइम पीरियड में बता रहे हैं कि कालिदास की एंट्री होती है। कालिदास, क्वेश्चन आता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, कालिदास की रचना। कभी कभार ऐसे पूछते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में किस प्रकार की कहानी का वर्णन है, तो एक दुष्यंत नाम का राजा था, शकुंतला नाम की एक युवती थी, इनकी प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि जो फाहियान था, जो कि ये भी एक चीनी यात्री था, ये इस टाइम पल्लवों के शासनकाल में आया था और इसने भी भारत के बारे में पूरी जानकारी ली और वापस चीनी लेके गया। इसने बताया कि भारत में कुछ लोगों की कैसे दुर्गति होती है, यहाँ पे लोग कुछ अछूत मानते हैं, अछूत कौन होते हैं, अमीर कौन होते हैं। यहाँ पे बता रहे थे कि वर्ण में व्यवस्था चल रही थी, लोग जो है अमीरी और गरीबी में बैठे थे। इसका पूरा वर्णन किसने किया था, फाहियान ने किया था, ठीक।
अगला क्वेश्चन आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि ये जो इस्लाम धर्म है इसका उदय कहाँ से हुआ। सबसे पहला तो टॉपिक यही आता, तो इस्लाम धर्म का उदय जो है वो अरब से हुआ। अच्छा, अरब किसको कहा जाता है, तो अरब में आप मान के चलिए कम से कम 22 कंट्रीज़ है, जिसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ मैं आपको बता रही हूँ। सऊदी अरब, जिसे आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात कहते हैं, मोरक्को हो गया, लेबनान हो गया, कतर हो गया, सूडान हो गया, सोमालिया हो गया, ठीक है, बहरीन हो गया, सीरिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, ओमान हो गया, लीबिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, नाइजीरिया हो गया। ये जितनी भी 22 कंट्रीज़ है, ठीक है, ये सब किससे रिलेट करते हैं, अरब। तो ये जितनी कंट्रियों के नाम लिया, ये टोटल बिल्कुल यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं। इसके अलावा बता रहे हैं कि जो अरब था वो एक यातायात का बहुत बड़ा केंद्र था। जैसे हमने देखा कि अब धर्म का उदय होने लगा, सबसे पहले हमने हिंदू धर्म के बारे में पढ़ा। 3 प्रमुख देवता थे स्टार्टिंग में जो थे, वो आपकी दुर्गे माँ थी, महादेव थे और विष्णु भगवान थे, ठीक। इसके बाद आपका ईसाइयों के बारे में पढ़ा, ईसा मसीह का जन्म, अब यहाँ से ईसवी चलने लगी, उनके बारे में पूरा पढ़ा। अब यहाँ से इस्लाम धर्म का उदय हो गया, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ने लगे, ठीक है। और बता रहे हैं कि इस टाइम जो अरब था उसका सबसे अच्छा व्यापार किससे चलता था, एक तो भारत से चलता था, दूसरा यूरोप से चलता था। तो मतलब हम लोगों के बीच, मतलब भारत, यूरोप और अरब के बीच जो व्यापार संबंध थे बहुत अच्छे थे। इसके अलावा अगर अरब की बात कर ले तो अरब में जो लोग थे वो बहुत ही घुमक्कड़ी और कबीले में अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसके अलावा उस टाइम जो अरब के लोग थे ऊँटों पर बहुत आश्रित होते थे। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि बहुत मजबूत जानवर है और मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सभी को पता है कि पानी की इतनी किल्लत है, लेकिन वहाँ पे भी अपने आप को इतना स्टेबल करना और अपने आप सर्वाइव करना, इसलिए ये लोग बहुत मजबूत जानवर को मानते थे। क्वेश्चन आता है कि अरब का उदय कब से हुआ, तो 1400 साल पहले हुआ था। और बता रहे हैं कि इस धर्म की जो मतलब स्थापना की, इसका उदय किया था एक, आपको पता है ना कि इनके पैगंबर माने जाते हैं मोहम्मद साहब, तो पैगंबर मोहम्मद जी ने अरब में इस्लाम धर्म का उदय किया और यहीं से इन्होंने एक नए धर्म की शुरुआत कर दी जिसे इस्लाम के नाम से जाना जाता। तब से आपका इस्लाम धर्म जो है इसका उदय हो गया। इसके अलावा जैसे ईसाई धर्म में ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी, वैसे इस्लाम धर्म में माना जाता था, किसको सर्वोपरि माना जाता था, ये लोग अल्लाह को सर्वोपरि मानते थे, इनकी नमाज वगैरह अदा करते थे, बाकी जैसा इनका पूरा सिस्टम होता है वैसे सब कुछ किया जाता था। और इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ जो माना जाता था वो किसको किया जाता था, कुरान को माना जाता था, ठीक है। और ये लोग अल्लाह को बहुत मानते थे कि गलत कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो अल्लाह कभी क्षमा नहीं करेगा। और ये लोग ना अपना रोज़ा वगैरह रखते थे, उपवास वगैरह रखते थे, ठीक। और ठीक इसके अलावा बता रहे हैं कि 100 साल के दौरान इस्लाम धर्म इतना ज़्यादा प्रचलित हो गया कि अभी तक तो ये भारत में नहीं फैला था, केवल अरब का, भारत और यूरोप से व्यापार बहुत अच्छा था, लेकिन 100 साल बाद इतनी तेज़ी से इस्लाम धर्म फैला कि ये पूरे उत्तरी अफ्रीका में, स्पेन में, ईरान में और भारत में फैल गया था, ठीक है। इसके अलावा बता रहे हैं जो अरब नाविक थे वो उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले ही परिचित थे, इसलिए इनको भारत में आने में बहुत समस्या नहीं हुई और ना ही बहुत ज़्यादा अदर के जो भारत के अगल बगल के जो कोस्टल एरिया थे वहाँ पे भी इनको बहुत समस्या नहीं, क्योंकि ये लोग पहले से ही जानते थे, ठीक है। और फाइनली इस नए धर्म का उदय हो गया और कहाँ से हुआ था, अरब से हुआ था, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अब एक बार देख लेते हैं कि गुप्त वंश की शुरुआत कैसे हुई थी। 1700 साल पहले हुई थी। हर्षवर्धन का शासन चला था 1400 साल पहले, ठीक। हर्षवर्धन एक बहुत प्रतापी, बहुत ज़्यादा दानवी राजा माना जाता था। आई थिंक ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।